सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग की यहाँ मैराथन चल रही है, तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैराथन का वो है FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2015 से लेके 2020 की जो हमारी पॉलिसी चल रही है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मोदी गवर्नमेंट आई, बोली अच्छे दिन लाएंगे, और अच्छे दिन के साथ वो हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए एक पॉलिसी लाए दैट इज FTP। तो देखो इसका इंट्रो पढ़ते हैं। India's foreign trade policy has been formulated for 5-year plan at a time। 5 साल के प्लान की तरह बनी थी 15 से 20 एंड रिन्यू एनुअली, हर साल रिन्यू होती है। द फोकस ऑफ FTP हैव बीन टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसीजर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सेट ऑफ इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। अब FTP के मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? फर्स्ट, टू प्रोवाइड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए हम लोग एनवायरनमेंट ऐसा चाहते हैं ताकि सस्टेनेबल रहे, हमेशा बना रहे। लिंक करना है कि हमें इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ ध्यान रखना है कि इंडिया में बनाओ और इंडिया की चीज़ें बाहर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। डिजिटल इंडिया करो, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करो, स्किल इंडिया, ये सब कुछ। टू प्रमोट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है बाय हेल्पिंग वेरियस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू गेन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस विद अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है। To create an architecture for India's global trade engagement with a view of expanding its market and better inheriting with major region. To provide a mechanism for regular appraisal in order to rationalize import and reduce trade impact. क्वेश्चन करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट कम करो ताकि ट्रेड बैलेंस रहे। फॉर द एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट। देखो अगर हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। कोशिश करो कि बाहर जो प्रोडक्ट बेचो उसमें डिफेक्ट्स नहीं हो, तो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट हो, क्वालिटी पे ध्यान दो कि बाहर के लोग को अगर डिफेक्टिव चीज़ दोगे तो वो दोबारा कभी ऑर्डर नहीं करे। स्टेबल एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी बनाओ, हमें कोशिश करो कि इंपोर्ट करो रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट करो प्रोसीड गुड, जिससे आप लोग प्रॉफिट कमाओगे। वही ब्रिटिश वाला फंडा हो गया कि हम लोग इंपोर्ट तो करेंगे रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट करेंगे फिनिश गुड। फोकस करो कि हायर वैल्यू टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन पे जाओ। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर ओवरसीज टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडियन इंडस्ट्री, बाहर लैंड लेने की कोशिश करो और वहीं पे आप लोग एग्रीकल्चर करो ताकि हम लोग जब इंपोर्ट करें तो हमारा पैसा भी दे लगे। इंपोर्ट पे अगर आप लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो उससे बनाओगे, एक्सपोर्ट करके फिनिश गुड बनाओगे तो उस पर टैक्सेस कम लगवाओ। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है ताकि एक्सपोर्ट अच्छा हो। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो कोई चीज़ मंगाती है और चीज़ के बदले में चीज़ दे देती है। या फिर जैसे मैंने चाइना से कोई चीज़ मंगाई, चाइना ने USA से मंगाई और USA ने इंडिया से मंगाई, तो इंडिया USA को देता और चाइना से इंडिया USA से लेता और चाइना को देता, USA से लेता और चाइना को देता। तो हमने बोला कि हम लोग बीच से हट जाते, हम जो USA वो डायरेक्ट चाइना को देते। तो इसको मतलब काउंटर ट्रेड का मतलब होता है हमने गुड्स के बदले में गुड्स मंगाया, जैसे बार्टर सिस्टम होता था उसी को काउंटर ट्रेड बोलता था। मीन्स एन अरेंजमेंट अंडर विच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम एंड टू आर बैलेंस आइदर बाय डायरेक्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया ने चाइना को कुछ दिया और चाइना ने इंडिया को कुछ दिया तो इसके बदले में पैसे नहीं गए। डायरेक्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री, और थ्रू थर्ड कंट्री। थ्रू थर्ड कंट्री मैंने चाइना से मंगाया, चाइना ने USA से मंगाया और USA ने इंडिया से मंगाया, तो तीनों ने आपस में क्या किया, कोप अप कर लिया कि एक दूसरे का बैलेंस हो जाता है। जैसे ये है इंडिया, इंडिया ने चाइना से मंगाया, चाइना ने USA से मंगाया और USA ने दोबारा इंडिया से मंगाया। तो इंडिया ने क्या किया, USA को बोला कि कोप अप कर लेते हैं क्योंकि मुझे चाइना से लेना है और आपको देना है। USA ने बोला मुझे चाइना को देना है वैसे भी, तो ये कोप अप हो गया, यहाँ पे पैसे को ट्रांजेक्शन हुआ ही। थर्ड कंट्री को भी हम लोग ले सकते हैं ट्रेड और अरेंजमेंट की तरह। बार्टर सिस्टम होता है ना, उसी को काउंटर ट्रेड बोला जाता है। अब
नेक्स्ट टॉपिक आता है आईईसी नंबर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर। तो देखो ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। आईईसी जो नंबर होता है 10 डिजिट नंबर होता है। जब भी हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो हमें ये नंबर लेना पड़ता है। एप्लीकेशन लगानी पड़ती है हमें आईईसी के लिए मैनुअली एंड सबमिट करना पड़ता है ऑफ जो भी फॉर्म होता है वो रीजनल अथॉरिटी और डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को। सारे एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है ANC 2 और EIC आपको मिल जाता है। दोस्त हुएवर डिजिटल सिग्नेचर साइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन। देखो दो तरीके होते हैं आईईसी लेने के लिए, दो तरीके होते हैं। मैं एक सेकंड रुको, आपको आगे बता ही देती हूँ, नीचे होगा। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है। 10 यहाँ चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा 10 डिजिट नंबर होता है और आपको मैंडेटरी लेना ही पड़ता है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको आईईसी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। आईईसी क्या होता है, दो तरीके से लिया जा सकता है, मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअली कैसे लेते हो आप लोग, डीजीएफटी के ऑफिस में जाते हो और फॉर्म फिल करते हो और साइन करके रीजनल अथॉरिटी को देते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिकली है तो 2A फॉर्म है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली आईईसी मिल जाएगा आपको। अब अगर आपके पास DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर DSC नहीं है तो उसका प्रिंट निकालो, साइन करो और फिर क्या करो, इसको पोस्ट कर दो रीजनल अथॉरिटी के पास, ठीक है। यही मैंने आपको बताया। आईईसी के साथ क्या लगता है, तो डिटेल ऑफ एंटिटी सीकिंग आईईसी। सबसे पहले आपका पैन नंबर लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, पैन नंबर लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, और LLP है तो LLP का नंबर, सिन कंपनी है तो उसका सिन नंबर लगेगा, बैंक अकाउंट डिटेल लगेगी, डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सेक्रेटरी, ये सब लगेगा। कंपनी है उनके पैन्स लगेंगे और डायरेक्टर्स का डिन वगैरह लग जाएगा। और अगर LLP है तो डी पिन लग जाता है। आइडेंटिटी, जो भी साइन करेगा उसका आइडेंटिटी प्रूफ, पैन और फोटो, डायरेक्ट फोटो भी, डिजिटल फोटो भी लगेगी। हर इंसान को सिर्फ एक ही आईईसी मिलेगा, मतलब एक पैन नंबर पे एक आईईसी ही मिलता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो उसको कैंसिल करवाओ, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। कौन कौन ऐसा है जिसको आईईसी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट को आईईसी नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ मंगा रहे हो तो उसके लिए आपको आईईसी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेपाल और म्यांमार से चीज़ मंगा रहे हो या फिर इंडो पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर से कोई चीज़ मंगा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग के 1 लाख तक की अगर आप चीज़ मंगा रहे हो तो उससे क्या ही बिजनेस करोगे, तो इसमें भी आईईसी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 चीज़ें हो गई। आईईसी स्टेट गवर्नमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप लोग कोई चीज़ मंगा रहे हो तो आईईसी लेने की ज़रूरत नहीं, नेपाल, चाइना और म्यांमार से कोई चीज़ मंगा रहे हो तो आईईसी देने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप 1 लाख तक की चीज़ मंगाते हो। अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके क्या लगता है, एयरवे बिल, कमर्शियल इनवॉइस और शिपिंग बिल। और इंपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयरवेल बिल, कमर्शियल वॉइस और कमर्शियल इनवॉइस और बिल ऑफ एंट्री लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डीजीएफटी ने बोला है कि हम लोग इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट और नेसेसरी, हम लोग कोई कई चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मना करते हैं जो पब्लिक मॉरल्स को ख़राब करे। जैसे कई बार पहले क्या होता था, लेबर भी एक्सपोर्ट होता था, इंसान भी एक्सपोर्ट होता था, अब ऐसी चीज़ें नहीं होगी। पेटेंट, ट्रेडमार्क को एक्सपोर्ट करने से रोक सकते हैं। भाई मेरी चीज़ें अगर मैंने कोई बुक लिखी है बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के, तो वो मैं एक्सपोर्ट करा से रोक सकती हूँ। प्रिजन लेबर, बंधुआ मजदूर होते हैं, उसको रोक सकते हैं। आर्टिस्टिक, हिस्टोरिकल नेचर की चीज़ें होती हैं उनको हम लोग एक्सपोर्ट करने से रोक सकते हैं। FTP हमने पढ़ ही लिया था। अब पता है क्या है, FTP में एक पॉलिसी होती है कि आप लोग रॉ मटेरियल मंगाओ और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करो। अभी हम लोग अगर रॉ मटेरियल मंगाते हैं और फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 स्कीम आई हुई है, MEIS और SEIS। MEIS क्या थी, मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखो, दे आर 2 स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज एंड गुड्स सर्विसेज रेस्पेक्टिव। सबसे पहला MEIS, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। नेचर ऑफ रिवॉर्ड क्या है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी ग्रांटेड एज रिवॉर्ड अंडर MEIS और SEIS। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मतलब यहाँ पे पहले आप लोग अगर मान लो दुबई से कोई कपड़ा मंगा रहे हो और जापान एक्सपोर्ट करने वाले हो, दुबई से जब आप रॉ मटेरियल मंगाओगे उस पर पूरा टैक्स पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ वाउचर्स मिल जाएंगे जिस वाउचर से आप लोग फर्दर टैक्स पे करने यूज कर सकते हो। तो पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी ग्रांटेड एज रिवॉर्ड
अंडर MEIS और SEIS द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड डोमेस्टिकली प्रोक्यूर्ड अगेंस्ट देम शेल बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। याद रखना, गुड्स जो इंपोर्ट कर रहे हो और उसके बदले में जो एक्सपोर्ट करोगे वो फ्रीली ट्रांसफर है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शेल बी यूज पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज फॉर इम्पोर्ट ऑफ इम्पोर्ट। इसको पैसे को कहाँ यूज कर सकते हो? कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए, सर्विस टैक्स पे करने के लिए और कस्टम ड्यूटी एज पर द फ्री फॉरेन ट्रेड। जो स्क्रिप्ट्स मिली है उसको आप इन सारी चीज़ों में यूज कर सकते हो। अब आ जाता है MEIS। देखो द MEIS इज एन ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी आपको बता रहा है। ये आपको बताता है कि अगर आप लोग गुड्स वगैरह इंपोर्ट करते हो तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके बदले में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पूरा रिफंड नहीं मिलता, कुछ ही मिलता है, ठीक है। MEIS में आपको, आप GST में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको HSN कोड वगैरह मिलेगा, उसके हिसाब से आपको MEIS रिटर्न मिलेगा। अगर आप लोग गुड्स को एयरवे या फिर शिप में भेजते हो तो ही आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अगर आप लोग पोस्ट से भेजते हो तभी रिफंड मिलेगा? क्या पोस्ट से भेजते हो तभी रिफंड मिलेगा? बस याद रखना, पोस्ट का कंसाइनमेंट 25,000 तक है तो 25,000 तक रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा का है तो उसका रिफंड मैक्स टू मैक्स 25 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पोस्ट के थ्रू भेजते हो तो 25,000 तक ही अलाउ होता है। क्वेश्चन मेन बन सकता है कि इनएलिजिबल अंडर MEIS। MEIS में कौन कौन ऐसा है जिनको नहीं मिलेगा? कौन कौन ऐसा है जिनको MEIS में रिफंड नहीं मिलेगा? तो EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ESTP एक्सपोर्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, BTP बायोटेक्नोलॉजी पार्क, STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इनको नहीं मिलता क्योंकि इनको अपने एक्ट्स में ही एग्जाम्पशन मिलते हैं। अगर हम इंडिया से सामान SEZ में भेज रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे इंडिया SEZ का पार्ट नहीं है, मतलब SEZ इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो है ना, बस GST पर्पस के लिए तो नहीं है। अगर हम इंपोर्टेड गुड्स, जैसे गुड्स आए वैसे के वैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसे में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? MEIS का फायदा नहीं मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट, अगर बाहर की कोई कंट्री, इसका जैसे USA का कोई सामान पाकिस्तान जा रहा था, बीच में इंडिया आ गया, इंडिया में सामान रुक गया, तो ऐसा इसका मतलब थोड़ी इंडिया को फायदा मिलेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट किया नहीं है पर मान लो एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं मानी जाएगी। SEZ EOU वगैरह को नहीं मिलेगा। सर्विस एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट में SEIS बनी हुई है। सैंड वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हो तो नहीं मिलेगा। डायमंड एक्सपोर्ट करते हो, गोल्ड करते हो, ये सारी चीज़ें तो हम चाहते हैं इंडिया में रहे, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओजन कंसंट्रेशन के लिए तो हम लोग खुद बाहर के लोगों पे डिपेंड हैं, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सीरियल्स, शुगर, चीनी कम है, वो तो वैसे ही अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है। पेट्रोल, क्रूड ऑयल, मिल्क, मीट, ये सारी चीज़ें हम लोग ऐसे चाहते हैं कि ये इंडिया में रहे। डायमंड स्टडेड वॉच, ठीक है। फर्नीचर, कई बार ऐसे फर्नीचर होते हैं जिन पे डायमंड्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो तो हम चाहते हैं इंडिया में रहे, वो तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो MEIS इन सब में फ़ायदा नहीं देती। अब आ जाते हैं MEIS के बाद SEIS। SEIS बोले तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो अगर आप इंडिया से बैठे बैठे कोई सर्विसेज देते हो तो आपको कुछ क्रेडिट स्क्रिप्ट यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इज टू इंकरेज एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। यहाँ पे भी आपको पूरा कैश नहीं मिलता, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या है? सर्विस प्रोवाइडर नोटिफाई अंडर SEIS सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। आप कैसे सर्विस दोगे? सर्विस इंडिया में बैठे बैठे भी दे सकते हो और इंडिया के बाहर जाके भी दे सकते हो। याद रखना, आप बाहर से कुछ पैसा कमा के आओगे तभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे, वरना हम लगाएंगे। तो अगर आप लोग कंपनी वगैरह हो तो मिनिमम $15,000 कमा के आना, और अगर आप इंडिविजुअल वगैरह हो तो आप मिनिमम $10,000 कमा के आओगे। अब ये 15,000 और 10,000 कैसे चलेगा? ये चलेगा नेट अर्निंग, मतलब इसमें से सारे खर्चे हटाने पड़ेंगे जो आप करके आए, मतलब नेट अर्निंग आप इतनी लेके आओगे तभी आप पे टैक्स छूटे। भाई ऑब्वियसली हमें तो डॉलर चाहिए ना, और डॉलर कैसे आएगा? नेट ही तो आएगा। तो नेट जितना आप लोग लेके आओगे उतना हम लोग टैक्स छोड़ेंगे। तो मिनिमम 15,000 कंपनी वगैरह के लिए, और अगर मिनिमम 10,000 किसके लिए? इंडिविजुअल वगैरह के लिए। इनएलिजिबिलिटी किसके लिए नहीं मिलेगी? तो देखो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स वालों को नहीं मिलती है, क्योंकि देखो एक बात बताओ, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स वाले क्या करते हैं
इक्विटी इशू करते हैं, उसके बदले में बाहर से पैसा लेते हैं। तो ये बोलते हैं हम लोग बाहर के लोगों को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस कहाँ दे रहे हो यार, आप तो बल्कि इंडिया की इक्विटी बेच रहे हो, ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हो उनको, तो ये गलत है। रेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी लोन्स उठाते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन, क्लाइंट्स को पैसे लेके देते हो, एडीआर इशू करते हो, बॉन्ड्स इशू करते हो। ये सर्विसेज नहीं है, एक तरीके से आप इंडिया की असेट को बेच रहे हो, इंडिया की लैंड को बेच रहे हो, ओनरशिप को बेच रहे हो। तो ऐसे में आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलने वाला। आप सर्विसेज दो, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ये सर्विसेज दो तो समझ में भी आता है, बाकी ऐसी वाली सर्विसेज अलाउ नहीं है। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर वो बंदा होता है जो बिजनेस लीडर होता है, जो एक्सपोर्ट करता है। इनको गवर्नमेंट बहुत अच्छा बेनिफिट्स देती है, काफ़ी सारे बेनिफिट देती है, बट इनको भी एक लेवल तक एक्सपोर्ट करना होता है और इस लेवल से बढ़ के ही एक्सपोर्ट करना होता है। स्टेटस होल्डर एक बिजनेस लीडर होता है जो एक्सीलेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेड, हैव सक्सेसफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंट्री फॉरेन ट्रेड। स्टेटस होल्डर आर एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड इंडियाज एक्सपोर्ट, ये सिर्फ एक्सपोर्ट में हेल्प नहीं करता बट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ लैंड होल्डिंग टू न्यू एंटरप्रेन्योर, नए एंटरप्रेन्योर कैसे बने ये भी बताता है। अब स्टेटस होल्डर के लिए एक टेबल बनी हुई है, कोई भी बंदा स्टेटस होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी। ऑल एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस स्टेटस होल्डर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। बस आपका एक टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, पिछले 2 साल और इस साल, मतलब 3 साल का टर्नओवर अच्छा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पिछले 3 साल का टर्नओवर आपका पर ईयर। देखो इसमें स्टार्स है 1 2 3 4 5, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो 3 25 100 500 2000, ये डॉलर्स में, और डॉलर्स में भी क्या है, मिलियन में। अगर आप इतना एक्सपोर्ट करते हो तो आपको स्टार्स मिलते जाते हैं, लेकिन ये पिछले 3 साल में आपका होना चाहिए, मतलब हर साल आपका, मतलब 3 साल आपको ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आपको स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो 3 25 100 500 2000, 3 25 100 500 और 2000। क्या क्या फायदे मिलते हैं स्टेटस होल्डर के? इनका क्लियरेंसेस पहले हो जाता है, सारा काम इनका 60 डेज से पहले हो जाता है। इनको बैंक गारंटी देनी नहीं पड़ती जब ये लोग इंपोर्ट वगैरह करते हैं, इनको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। और 2 स्टार और अबव को तो ये भी फायदा है कि अपना वेयर हाउस भी खोल सकते हैं, जिससे अडानी ग्रुप ने अपना वेयर हाउस खोल रखा है, ठीक है। इनको क्लाइंट एक्रेडिट प्रोग्राम्स वगैरह में भी इनवाइट किया जाता है सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से। स्टेटस होल्डर इनको सारा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, इनका कंसाइनमेंट वगैरह पहले क्लियर किया जाता है। अब ये स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फॉरेन द वन हु मेक द एप्लीकेशन, कौन कौन लगा सकता है? ईओयू, मर्चेंट बैंकर, एसईजेड, ये वाले सारे लगा सकते हैं। और इनको क्या क्या फायदे मिलेंगे हमने देख लिया, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे चल जाएगा, बैंक की गारंटी की जरूरत नहीं है, बैंक के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बैंक की गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। ईईएफ में, ईई एक्सचेंज फॉरेन करेंसी अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा रख सकते हैं, वरना पहले क्या होता था, हम लोग आरबीआई से कन्वर्ट करवाना पड़ता था, अब इनको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं। इनको पैसा लाने में भी 360 डेज मिलते हैं, जबकि आरबीआई औरों को कितना देता है, मैक्सिमम 90 डेज, और सारा काम इनको पहले होता है 60 डेज पहले। अब हमने 2 स्कीम पढ़ी, MEIS और SEIS। MEIS और SEIS में एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो भी पेमेंट आ रहा था ना, वो स्क्रिप्ट्स के फॉर्म में आ रहा था, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट फॉर्म में आ रहा था। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या बोलता है? एडवांस ऑथराइजेशन एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या बोलता है कि हमें मजा नहीं आता, हमें स्क्रिप्ट्स नहीं चाहिए, हमें इंपोर्ट में टैक्स ही नहीं देना, क्योंकि हम लोग टैक्स दे दें फिर आप लोग रिफंड करो, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि हमारा 3-4 महीने तो पैसा आपके पास रह जाएगा और हर दिन की कॉस्ट होती है। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या बोलता है कि आप पहले से ही ऑर्डर ले आओ, एक्सपोर्ट का पहले से ही ऑर्डर ले आओगे। जैसे अगर मुझे दुबई से कपड़ा मंगा के जापान एक्सपोर्ट करना है, मैं पहले ही जापान से ऑर्डर ले आऊँ और जापान से ऑर्डर लेके मैं दुबई में फिर इंपोर्ट करवाऊँ, मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराऊँ, तो मुझे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस मतलब एडवांस में ही ऑर्डर ले आओ। एडवांस ऑथराइजेशन इज इशू टू प्रोवाइड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, से फिर इसमें टैक्स लगेगा ही नहीं, विच इज़ फिजिकली इनकॉर्पोरेट इन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। नॉर्मल वेस्टेज तो चलता ही है, बाकी सारा एक्सपोर्ट ही करो। इन एडिशन इन सब के लिए आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाता है। आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बताना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो। अच्छा, ऑर्डर नहीं भी लेके आते तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो सीधा एक्सपोर्ट ही करेंगे,
ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन कैसे मैन्युफैक्चरर दे सकता है ना। एडवांस ऑथराइजेशन एसईजेड दे सकता है, इमीडिएट सप्लायर दे सकता है, डीम्ड एक्सपोर्ट में भी हो सकता है और स्टोर्स वाला भी दे सकता है। ईपीसीजी स्कीम में आप लोग को टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं होती और कुछ कंपनीज हैं इनमें जो एडवांस ऑथराइजेशन। अच्छा एक बात बता रही हूँ, अगर एडवांस ऑथराइजेशन आप लोगों ने ले लिया, टैक्स बिना दिए आप लोगों ने इंपोर्ट करवा दिया, लेकिन फिर अगर आप लोगों ने है ना कहते हैं वो उस चीज़ को इंडिया में यूज़ कर दिया, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी और वो पेनल्टी 6 टाइम्स तक है। अब आ जाता है ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम क्या बोलती है, कैपिटल गुड्स को है ना कहते हैं इम्पोर्ट करो, मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर से कैपिटल गुड्स मंगाओ और फिर वो प्रोडक्ट बना के उस कैपिटल, जैसे मैंने बाहर से कोई मशीन मंगाई, अब मशीन मंगा के जो भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगी वो एक्सपोर्ट होना चाहिए। देखो मशीन तो एक्सपोर्ट नहीं होगी लेकिन उसका प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट हो सकता है ना। अब वो प्रोडक्ट जो मैं एक्सपोर्ट करूंगी वो इंडिया में मतलब नहीं यूज़ होना चाहिए, वो सीधा एक्सपोर्ट होगा, तो उस मशीन पे टैक्स हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन वही है, अगर बाद में आप लोगों ने इंडिया में वो मशीन यूज़ करी, इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करी, तो ऐसे में फिर आपके ऊपर टैक्स लग जाए, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा इंपॉर्टेंट एफटीपी का कंप्लीट होता है। छोटी सी पॉलिसी थी, एक क्वेश्चन आप लोग का आ जाएगा। थैंक यू।